स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है निम्न स्तरीय संतुलन अवरोध या पास। ठीक है, इसको लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप भी बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न स्तरीय संतुलन अवरोध वह स्थिति होती है जिसमें बचत विनियोग की दर अत्यंत ही कम होती है और प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर पर होती है। यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती भी है तो इससे जनसंख्या में वृद्धि भी प्रेरित होती है और जनसंख्या बढ़ने के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था फिर से उसी न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर पर आ जाती है। तो निम्न स्तरीय संतुलन की जो स्थिति होती है, ठीक है, गतिरोध जो होता है स्थिति है, उसमें क्या होता है कि बचत और विनियोग दोनों ही क्या होता है बहुत कम होता है, जिससे क्या होता है कि जो प्रति व्यक्ति इनकम होता है, ठीक है, वो भी बहुत कम पाया जाता है और लोग निम्न स्तर पर यानी कि लो लेवल पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, लेकिन जब उन लोग का इनकम बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि भी अधिक होती है, क्योंकि उन लोग को लगता है कि अब हम लोग का इनकम बढ़ गया है तो हम लोग और एक बच्चे को अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि उसको भी पालन पोषण कर सकते हैं, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक है, तो आर नेल्सन ने अपनी निम्न स्तरीय अवरोध सिद्धांत 1856 में अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू में प्रकाशित अपने एक लेख अ थ्योरी ऑफ द लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अर्ध विकसित देशों के लिए निम्न स्तरीय संतुलन अवरोध सिद्धांत विकसित किया। लिबेनस्टीन के आवश्यक न्यूनतम प्रयत्न सिद्धांत की ही तरह नेल्सन का सिद्धांत भी माल्थस की परिकल्पना पर आधारित है। ठीक है, तो आर नेल्सन और लिबेनस्टीन जो है उन्होंने अपना लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो क्या है वो क्या है माल्थस की परिकल्पना पर क्या है आधारित है। जब नेल्सन ने अर्ध विकसित देशों की समस्याओं पर विचार किया तो उन्होंने पाया कि अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय का स्तर काफ़ी निम्न पाया जाता है, जो उनके जीवन निर्वाह के पूर्ति के लगभग बराबर है। अतः लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वे बचत कर सके, अगर बचत करते भी है तो बहुत कम मात्रा में कर पाते हैं, जिस कारण बचत तथा विनियोग की दर अत्यंत कम होती है। यदि प्रति व्यक्ति आय को जीवन निर्वाह स्तर से ऊपर उठाया भी जाए तो इससे जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है और जनसंख्या में वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था फिर से न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर पर स्थापित हो जाएगी और इस प्रकार अर्थव्यवस्था निरंतर रूप से निम्न प्रति व्यक्ति आय संतुलन जाल में फंसी रहती है। ठीक है, तो जो अर्थशास्त्री नेल्सन थे, ठीक है, उन्होंने अर्ध विकसित देश जो कि अच्छी तरह से डेवलप नहीं है, ठीक है, उनकी समस्याओं पर विचार किया, मतलब उनकी समस्याओं को देखा तो उनको क्या मिला कि अर्थव्यवस्था में क्या है कि लोगों के बीच निम्न स्तर पाया जाता है, क्योंकि उसका निम्न स्तर पाया जाने का कारण ये है कि उन लोग का जो सैलरी होता है या फिर इनकम जो होता है वो काफ़ी कम होता है, जिस कारण उन लोग में निम्न स्तर पाया जाता है। ठीक है, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि अगर उनकी सैलरी को बढ़ा दिया जाए तो उससे क्या होता है कि उसका निम्न स्तर से वो ऊपर तो उठ जाता है, लेकिन क्या होता है उससे जनसंख्या वृद्धि होती है। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि होने के कारण क्या होता है कि फिर से वो लोग निम्न स्तर पे आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीक़े से ये जो चक्र है वो चलता रहता है। नेल्सन ने इस जाल से बाहर निकलने के लिए अपने सिद्धांत में एक उपाय बताते हुए कहा है कि अर्थव्यवस्था में विनियोग की मात्रा में इतनी वृद्धि की जाए कि प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर को पीछे छोड़ दे, क्योंकि जब प्रारंभ में प्रति व्यक्ति आय जीवन निर्वाह स्तर से ऊपर उठती है तो उसके साथ जनसंख्या भी बढ़ती है, पर एक सीमा के बाद प्रति व्यक्ति आय में और वृद्धि होने पर जनसंख्या की वृद्धि दर में गिरावट होने लगती है। ठीक है, तो प्रोफेसर नेल्सन ने उस जाल से यानी कि जो चक्र था निम्न स्तर का जो चक्र था उससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने एक उपाय बताया। उसमें उन्होंने क्या बताया कि इतना हम लोग को अर्थव्यवस्था में निवेश करना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय क्या हो
अधिक हो, ठीक है, जो कि जनसंख्या वृद्धि की दर से क्या हो, अधिक हो, और जिस कारण अगर जनसंख्या में वृद्धि होता भी है तो वो क्या होता है, निम्न स्तर को उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला है कि एक सीमा के बाद प्रति व्यक्ति आय में और वृद्धि होने पर क्या होता है, जनसंख्या की वृद्धि दर में गिरावट होने लगती है। इसका कारण यह है कि यदि इनकम बढ़ता है तो व्यक्ति उत्तम प्रकार की वस्तुओं का यूज़ करने लगता है, ठीक है, और वो उसका आदी हो चुका होता है, जिस कारण से वो जनसंख्या में वृद्धि करना नहीं चाहता है। और यदि वो जनसंख्या में वृद्धि करता है तो क्या होगा कि उसका खर्चा और बढ़ जाएगा और वो फिर से निम्न स्तर पर आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि निम्न कोटि की वस्तुओं का यूज़ करने लगेगा। इसीलिए वो क्या करेगा, अपनी जनसंख्या पे कंट्रोल करेगा और उत्तम प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करना जारी रखेगा, ठीक है। नेल्सन का मॉडल इस मान्यता पर आधारित है कि जनसंख्या की वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय की वृद्धि आपस में आश्रित तथा संबंधित है। आय के निम्न स्तर पर किसी अर्थव्यवस्था का निम्न स्तरीय संतुलन अवरोध समझने के लिए नेल्सन के संबंधों के 3 समुच्चय प्रयोग किए हैं, ठीक है। तो नेल्सन का जो मॉडल है वो इस मान्यता पर आधारित है कि जनसंख्या की वृद्धि प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय से क्या होती है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। और उनका मॉडल को समझने के लिए 3 समुच्चय प्रयोग किए गए हैं। पहला है जनसंख्या वृद्धि समीकरण, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि समीकरण यह बताता है कि उच्च प्रति व्यक्ति आय स्तर पर जनसंख्या की वृद्धि दर गिरेगी, अर्थात जैसे जैसे व्यक्ति की आय स्तर में वृद्धि होती है जनसंख्या में भी वृद्धि होती है, पर एक समय के बाद जनसंख्या में वृद्धि होना बंद हो जाता है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि दर गिरने लगती है, ठीक है। तो पहला में अपना जनसंख्या वृद्धि समीकरण में इन्होंने ये बताया कि जनसंख्या वृद्धि समीकरण के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति का आय बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, जनसंख्या में भी वृद्धि होगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि क्या होगा, होना बंद हो जाता है, ठीक है। और जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो गिरने लगता है। इसका रीज़न हम पहले ऊपर ही बता चुके हैं कि वो लोग क्या होता है कि उत्तम प्रकार की वस्तुओं का यूज़ करने का आदी हो जाता है, ठीक है। और अगर वो लोग जनसंख्या में वृद्धि करता है तो वो लोग को फिर से निम्न स्तर का उपभोग करना पड़ेगा, जो कि वो लोग नहीं चाहेगा क्योंकि वो लोग उसका आदी हो चुका होता है। तो इसीलिए वो लोग क्या है, जनसंख्या कंट्रोल करेगा। दूसरा, पूंजी निर्माण से संबंधित समीकरण। यह समीकरण यह बताता है कि शुद्ध विनियोग बचत से निर्मित पूंजी तथा कृषि के अंतर्गत भूमि की मात्रा पर निर्भर करती है। चूँकि एक सीमा के बाद नई वृद्धि दुर्लभ हो जाती है, अतः पूंजी स्टॉक में वृद्धि केवल बचत द्वारा ही होती है। पूंजी निर्माण में वृद्धि इक्वल टू क्या होता है, बचत में वृद्धि इक्वल टू औद्योगिक क्षेत्र में विनियोग में वृद्धि, ठीक है। तो दूसरा जो है इन्होंने बताया पूंजी निर्माण से संबंधित समीकरण दिया है इन्होंने, ठीक है। इसमें इन्होंने ये बताया है कि अगर बचत होता है तो उससे क्या होगा कि विनियोग की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। और इन्होंने बताया कि पूंजी स्टॉक में वृद्धि क्या होती है, केवल बचत के द्वारा ही होती है। थर्ड जो इन्होंने समीकरण दिया है वो आय निर्धारण समीकरण है। इसमें यह बताते हैं कि आय पूंजी स्टॉक जनसंख्या परिणाम तथा प्रौद्योगिकी स्तर का फलन है, ठीक है। तो उपयुक्त तीनों समीकरण के आधार पर नेल्सन ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने चित्र द्वारा स्पष्ट रूप से समझाया था। अब हम लोग इसको फिगर के द्वारा स्पष्ट रूप से समझेंगे, ठीक है। तो ये है इसका फिगर, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे बीच में लकीर खींचा गया है, ये यहाँ से ऐसे है और ये यहाँ से डॉटेड लाइन में दिखाया गया है। ये यहाँ पे इसको कट कर रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये यहाँ पे L है, यहाँ पे N है, यहाँ पे स्मॉल a है, यहाँ पे B है, यहाँ पे y डिवाइडेड बाई P है, यहाँ पे dP डिवाइडेड बाई P है, ठीक है। यहाँ पे y डिवाइडेड बाई P1 है इक्वल टू S इक्वल टू x है, ठीक है। और यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय स्तर है और इधर जनसंख्या व कुल आय
वृद्धि दर को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे dy डिवाइडेड बाय y है। ठीक है, यहाँ पे वो है। तो अब हम लोग इसको चित्र से देखेंगे। ठीक है, कि चित्र में क्या दर्शाया है या इन्होंने क्या बताने का प्रयत्न किया है। चित्र से x अक्ष पर प्रति व्यक्ति आय स्तर तथा y अक्ष पर जनसंख्या व कुल आय वृद्धि दर को दर्शाया गया है। dy डिवाइडेड बाय y आय वृद्धि दर वक्र है तथा dp डिवाइडेड बाय p वक्र जनसंख्या वृद्धि दर वक्र है। s इज इक्वल टू x एक ऐसे बिंदु है जिस पर प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर के बराबर है, जिस पर जनसंख्या की वृद्धि दर स्थिर है, तथा दूसरी ओर यह प्रदर्शित करता है कि इस बिंदु पर प्रति व्यक्ति बचत तथा विनियोग शून्य है। प्रति व्यक्ति आय के प्रत्येक स्तर पर जो जीवन निर्वाह स्तर बिंदु तथा ओ स्मॉल ए के बीच हो, जनसंख्या की वृद्धि दर आय की वृद्धि दर की अपेक्षा अधिक होगी। इसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय में स्थायी रूप से गिरावट होगी और यह जीवन निर्वाह स्तर पर पहुंच जाएगी। इस बिंदु को अल्प संतुलन पाश बिंदु कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय का कोई भी स्तर जो OA से कम हो, प्रति व्यक्ति आय को आवश्यक रूप से जीवन निर्वाह स्तर पर पहुंचा देगा। अर्धविकसित देशों में निम्न स्तरीय संतुलन अवरोध से बचने के लिए यह आवश्यक है कि उपयुक्त वर्णित उपायों को एक साथ अपनाया जाए ताकि जनसंख्या के वृद्धि दर की तुलना में आय की वृद्धि दर अधिक हो सके। जिस प्रकार सभी सिद्धांत की कुछ न कुछ आलोचनाएं होती है, ठीक उसी प्रकार इस सिद्धांत की भी कुछ आलोचनाएं हैं जो कि क्या है, निम्नलिखित है। ठीक है, पहला है समय तत्व की अवहेलना। नेल्सन के सिद्धांत की आलोचना करते हुए प्रोफेसर मिंट ने यह आपत्ति जताई है कि प्रति व्यक्ति आय स्तर में थोड़ी सी वृद्धि, जैसे S से C और फिर S बिंदु पर पुनः स्थिर साम्य की स्थिति कायम तभी करेगी जबकि समय को वक्र खींचते समय नहीं लिया गया हो, पर यदि समय को लिया गया तो S से C पर परिवर्तन के साथ पूंजी स्टॉक में स्थायी वृद्धि हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था फिर से खिसककर S पर नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा फलनात्मक संबंध नहीं। प्रति व्यक्ति आय स्तर, जनसंख्या की वृद्धि दर तथा कुल आय की वृद्धि दर के बीच नेल्सन ने फलनात्मक संबंध की बात की, पर मिंट के अनुसार इसके बीच इस प्रकार के निश्चित तथा कठोर फलनात्मक संबंध को खींचा नहीं जा सकता है। अन्य आलोचनाएं हैं। पहला है, यह सिद्धांत जन्म दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों की अवहेलना करता है। दूसरा है, यह सिद्धांत अर्धविकसित देशों में बचत और विनियोग के स्तर पर विदेशी पूंजी के प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत नहीं करता है। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा संतुलित विकास का सिद्धांत। ठीक है, द डॉक्ट्रिन थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।